यह लाइन आपने पिछले कुछ वक्त में खूब सुनी होगी कि सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करके एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देना ही नेशनल हेराल्ड घोटाला है। यह कितना सच है या झूठ आप अपने विवेक से समझिए। दरअसल यह कहानी है नेशनल हेराल्ड केस की, जिसमें आज पूरी कांग्रेस सड़कों पर है अपने नेता को बचाने के लिए, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए दिल्ली में उसके कार्यालय पहुंचे। तकरीबन 3 घंटे से अधिक समय तक पहले राउंड में राहुल गांधी से पूछताछ की गई और दूसरे राउंड की पूछताछ अभी जारी है। इस दौरान राहुल गांधी ने सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ईडी ऑफिस तक मार्च निकाला। इसके अलावा देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल वही है कि अगर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में खुद को पाक साफ मानते हैं तो पूछताछ से डर कैसा और मार्च निकालने की जरूरत क्या? दरअसल इस मामले की जड़ें आज़ादी से पहले तक जाती हैं। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आज़ादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर्स थे। यह कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को स्थान देने वाला प्रमुख मुखपत्र बन गया। 1942 में अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया। लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा और कई नामी पत्रकार इसके संपादक बने। ये अखबार कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुखर जरिया बना रहा। लेकिन बाद के कई वर्षों से सर्कुलेशन कम होने और घाटे में जाने के कारण 2008 में कांग्रेस की अगुवाई में जब यूपीए सत्ता में थी, नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया। इसने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, लेकिन दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे महानगरों में इसके पास अकूत संपत्ति थी। अखबार के पास 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अंदाजा लगाया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हुए इसी की आड़ में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने की ठानी। साल 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। दरअसल असली खेल यहीं से शुरू हुआ जब कांग्रेस ने अपनी पार्टी फंड से अखबार को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। 2010 में कांग्रेस ने अपनी नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को एजेएल वाला ऋण असाइन कर दिया। अब एजेएल ऋण को वापस नहीं कर पाया, फिर उसकी सारी संपत्तियों को यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह 50 लाख रुपए के बदले एजेएल की सारी संपत्तियों का मालिकाना हक गांधी परिवार के स्वामित्व वाली यंग इंडिया लिमिटेड के पास चली गई और 2011 में घाटे में चल रही एजेएल की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। यंग इंडिया लिमिटेड की शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी इसके 76% शेयरों का स्वामित्व रखते हैं, अर्थात मेजॉरिटी शेयर उनके पास थे। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज का निधन हो चुका है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड एक अलाभकारी कंपनी है और इसके शेयर धारकों और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया गया है। पर साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी, विश्वासघात किया गया। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। स्वामी का आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। 2013 में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराते हुए पूछा कि 1000 शेयर धारकों वाली 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति किसी कंपनी से मात्र 50 लाख रुपए का लोन देकर कैसे हड़पी जा सकती है। कुल लोन 90.25 करोड़ रुपए का था, जिसके माध्यम से स्वामी ने गांधी परिवार पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस के इन 4 बड़े नेताओं के अलावा पार्टी की ओवरसीज शाखा के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और राजीव गांधी फाउंडेशन के पत्रकार सुमन दुबे भी इस मामले में आरोपित हैं। दरअसल यंग इंडिया को सेक्शन 25 के तहत एक चैरिटेबल संस्था बनाया गया था, जिसे टैक्स से छूट भी दी गई थी। गांधी परिवार की कंपनी ने आयकर विभाग में इस छूट के लिए मार्च 2011 में आवेदन किया था, जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी और 9 मई 2011 को बिना किसी दिक्कत के इसे मंजूरी भी दे दी गई। एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद यंग इंडियन ने पब्लिशिंग हाउस होने की आड़ में संपत्तियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। बहरहाल यह मामला अभी लंबा चलेगा और गांधी परिवार के लिए मुश्किलें कम भी नहीं होंगी और भाजपा इस मौके को छोड़ने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।